सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आयनिक सॉलिड्स टॉपिक जो है उसको पढ़ रहे हैं और आज उसमें हम बात करेंगे धात्विक बंध के संबंध में या मेटलिक बॉन्ड के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है आयनिक बंध के बारे में, है ना, सहसंयोजक बंध के बारे में, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज हम नए प्रकार के बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो है मेटलिक बॉन्ड। तो देखिए क्या है ये, दो समान लेकिन कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के परमाणुओं के मध्य का बंध जो है वो धात्विक बंध या मेटलिक बॉन्ड कहलाता है। तो यानी कि दो ऐसे एलिमेंट्स या दो एटम्स जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो, उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको हम मेटलिक बॉन्ड कहते हैं। विश्व में अधिकांश तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। अब देखिए ये जो आवर्त सारणी का जो लंबा स्वरूप है जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसमें हम देख सकते हैं बोरोन के नीचे से एक लाइन जा रही है, एक सीढ़ी नुमा लाइन, है ना। इस सीढ़ी नुमा जो 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 ये स्ट्रक्चर बन रही है, इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ के जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब मेटल्स हैं और उसके राइट हैंड साइड में जो जितने भी तत्व हैं वो क्या हैं, वो या तो अधातु हैं या उपधातु हैं, या तो वो नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर ज़्यादातर जो तत्व हैं वो क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। तो आवर्त सारणी के लंबे रूप में बोरॉन के से लेकर सीढ़ी नुमा रेखा चित्र के जो बाईं ओर के सारे तत्व हैं, जिसमें हाइड्रोजन के अलावा यानी हाइड्रोजन को हटाने के बाद में बाकी जो सभी तत्व हैं वो धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये सब धातुएं अलग अलग होते हुए भी कुछ बातों में समान होती है। तो ये जो मेटल्स हैं उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें कुछ जो है सामान्य गुण होते हैं जो सब में लगभग सभी मेटल्स में पाए जाते हैं। जैसे ये वैद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है इन सब में धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर जिसको हम कहते हैं वो पाई जाती है। ये तन्य यानी डक्टाइल होती है, अर्थात इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे कॉपर के वायर्स अपन जानते हैं बनते हैं, उस तरह से एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं। ये आघात वर्णीय जिसको हम कहते हैं मेलिएबल, जिसको कि हम पीट पीट कर एक जिसको हम कहते हैं ना परत के रूप में या चादर के रूप में जिसको हम बना सकते हैं, अर्थात इन्हें पीटने से चादर बन सकती है जिससे इन्हें कोई भी आकार दिया जा सकता है। तो ये डक्टाइल हैं और ये मेलिएबल हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो है वो कैटायन बना लेते हैं और इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। इनके क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत उच्च होते हैं, बहुत हाई होते हैं। इनके घनत्व प्राय बहुत अधिक होते हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर ये सामान्यतः बहुत अधिक कठोर होते हैं। मतलब अगर हम कुछ को छोड़ दें, जैसे आगे अपन बात करेंगे पारा के बारे में, मरकरी के बारे में, मरकरी को छोड़ दें क्योंकि मरकरी लिक्विड है, बाकी ज़्यादातर जो है वो सॉलिड होते हैं। मरकरी यानी पारा एक अपवाद है जिसमें उपयुक्त वर्णित अधिकांश गुण जो है वो नहीं पाए जाते हैं। यदि हम एक शब्द में धातु को परिभाषित करना चाहें तो वह शब्द है कठोरता, जिसको हम कहते हैं टफनेस। धातुओं की कठोरता यह दर्शाती है कि इनके परमाणुओं के मध्य कोई तीव्र आकर्षण या लगाव है जो इन्हें परस्पर मजबूती से बांधे रखता है। बस इस तीव्र आकर्षण या लगाव को ही हम धात्विक बंध के नाम से पुकारते हैं और निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो देखिए मेटल को अगर अपन एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो उसकी टफनेस है। और ये टफनेस क्यों होती है? क्योंकि टफनेस इसका कारण ये है कि जो मेटल के जो डिफरेंट एटम्स हैं वो आपस में बड़े स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। तो जो मेटल की जो बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो उसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं, धातु क्रिस्टलों में विद्यमान धातु परमाणुओं के मध्य का वह विशिष्ट बंधन जो ना तो शुद्ध आयनिक प्रकृति का होता है और ना ही शुद्ध सहसंयोजक, जो ना तो आयनिक है, जो है आयनिक क्रिस्टल्स में जो आयन की जो मतलब मेटल एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है, कोई स्पेसिफिक बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ना तो 100% प्योर आयनिक है ना ही प्योर कोवेलेंट है, किंतु फिर भी ये दोनों प्रकार के बंधनों से मिलता जुलता है। इसे धात्विक बंध
कहा जाता है या यह धात्विक बंध कहलाता है। तो ये जो बंध है जो मेटल एटम्स के बीच में पाया जाता है, वो बंध जो है ना तो वो कोवेलेंट नेचर का है ना वो आयनिक नेचर का है, उसको हम जो है आयनिक बंध जो उसको जो है हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, जो कि इन दोनों प्रकार के बंध से मिलता जुलता होता है। तो धात्विक बंध की प्रकृति को सामान्य संयोजकता नियमों के आधार पर नहीं जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है या वैलेंसी बॉन्ड के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके बेसिस पे हम उसको नहीं समझा सकते। इसे समझाने के लिए जो है वो निम्न सिद्धांत दिए गए हैं। तो उसमें पहला सिद्धांत जिसकी हम बात करेंगे आज वो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। यह सिद्धांत सबसे प्राचीनतम है। इसे सर्वप्रथम 1900 में ड्रूड ने दिया और बाद में 1916 में लॉरेंज के द्वारा विकसित किया गया। इसलिए इसे ड्रूड लॉरेंज सिद्धांत भी कहा जाता है। ये ड्रूड लॉरेंज थ्योरी जो है इसको हम कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धात्विक क्रिस्टल की संरचना निम्न प्रकार की होती है। क्रिस्टल का प्रत्येक परमाणु अपने समस्त संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अर्थात बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को खोकर धनायन बना लेता है। तो देखिए होता क्या है कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जितने भी मेटल एटम्स हैं उसके अंदर जितने भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब मान लीजिए उस एटम में से बाहर निकल गए और उसके इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सी के रूप में, एक समुद्र के रूप में, या जिसको अपन कहें गैस के रूप में, वो वहीं विद्यमान रहते हैं। और जो धनायन है, जो कैटायन है, जो कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो कैटायन बना, वो उनके बीच में स्थित होते हैं। तो क्रिस्टल का प्रत्येक परमाणु अपने समस्त संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं उनको खोकर धनायन बना लेते हैं और धनायन जो है परस्पर एक निश्चित दूरी पर स्थित हो जाते हैं और परमाणुओं से निकले हुए समस्त इलेक्ट्रॉन इन धनायनों को चारों ओर एक जलाशय यानी पूल अथवा गैस की भांति फैल जाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन जलाशय या इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहा जाता है। जिस प्रकार जलाशय में जल के अणु जलाशय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विचरण कर सकने में जैसे जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र होते हैं। मान लीजिए एक पॉन्ड है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल एक एंड से दूसरे एंड की तरफ आसानी से जा सकता है। तो देखिए यहाँ अपन इसको ये जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं धातुओं की क्रिस्टल संरचना का मुक्त इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। इसमें देखिए जो प्लस प्लस चार्ज वाले हैं वो कैटायन है, धनायन है और बीच में सारी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पूल के जिसको अपन कहते हैं वाटर पूल के जैसे या गैस के जैसे वो सभी स्थानों पर फैले हैं। तो मुक्त अणु जलाशय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं अथवा गैस के अणु गैस के बर्तन में उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने आने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन धात्विक क्रिस्टल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकते हैं। अतः एक धात्विक क्रिस्टल की संरचना को चित्र 4.44 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए हमने अभी जो इस पिक्चर में देखा कि किस प्रकार से जो है जो क्रिस्टल है, मेटेलिक क्रिस्टल है, उसके अंदर कैटायन बीच में है और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि मुक्त होते हैं एक दूसरे अपने मूवमेंट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। इस सिद्धांत के अनुसार हम धात्विक बंध को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। धात्विक ठोस धनायनों का वह झुंड है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्रव अथवा समुद्र जिसको अपन कहते हैं फ्लूइड या ओशन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में व्यवस्थित ढंग से डूबा हुआ है। तो ये क्या कहते हैं, धात्विक ठोस जो है धनायनों का वह झुंड है, एक क्लस्टर है कैटायंस का जो कि फ्लूइड या ओशन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन के अंदर डूबा हुआ है। वह पल जो इन धनायनों को इलेक्ट्रॉन के सागर में बांधे हुए रहता है वह धात्विक बंध कहलाता है। तो वो उस बॉन्ड को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस मेटेलिक बॉन्ड को हमने अभी पिछले डायग्राम से और इस डिस्क्रिप्शन से हम इसको बस आसानी से समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर धातुओं के कुछ प्रमुख गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। अब जैसे हमने जो ये थ्योरी देखी इसके बेसिस पे हम मेटल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कुछ प्रॉपर्टी है जो मेटल की उनको हम आसानी से उसकी व्याख्या या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे प्रथम है धात्विक चमक या जिसको अपन कहते हैं मेटेलिक लस्चर। जब
प्रकाश की किरण धात्विक सतह पर पड़ती है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा पर चले जाते हैं। जब ये पुनः अपनी सामान्य अवस्था में लौटते हैं तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यह उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के दृश्य क्षेत्र यानी विजिबल एनर्जी की होती है। अतः प्रकाश की किरण धातु सतह से परावर्तित होती प्रतीत होती है। फलतः धात्विक सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक लिए होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। जो मेटेलिक लस्टर है उसको अपन इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ये जब उसके ऊपर एनर्जी की रेडिएशन उस पर आती है तो वो जो है एमिट होती है और उसके कारण से विजिबल लाइट जो है वो हमें वो परावर्तित होकर नज़र आएगी और जिसके कारण मेटल के अंदर एक विशेष प्रकार की जो चमक हमें नज़र आती है जिसी को ही हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता। जब किसी धातु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें विचरण कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रकार विद्युत का चालन हो जाता है। देखिए इसको अपन इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जब इसमें धातु में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इलेक्ट्रिसिटी तो वो एनोड की तरफ मूव करते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं। फिर नेक्स्ट है ऊष्मा की चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी। जब धातु के एक सिरे को ऊष्मा देकर गर्म किया जाता है तो उस सिरे पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और ये तेज़ी से गति करते हुए धातु क्रिस्टल के दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार के ऊष्मा संचरण से धातु के दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाती है। तो मतलब हम मेटल के एक एंड पर गर्म करते हैं तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो उस हीट को लेते हैं, ऊष्मा को लेते हैं और दूसरे एंड तक लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो मेटल की जो है उसको भी हम इस मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर चौथा है आघातवर्धनता व तन्यता, जिसको अपन ने अभी बात की थी मेलिएबिलिटी एंड डक्टेबिलिटी, इसको भी हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर हम धातुओं की आघातवर्ध्यता व तन्यता के गुणों को भी स्पष्ट कर सकते हैं। धातु धनायन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समुद्र में बांधे रखने वाले बंधन बल दिशात्मक नहीं होते हैं। तो देखिए अपन ने अभी क्या देखा है कि जो कैटायन है, धनायन जो है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो बांधने वाला जो बंध है वो कोई दिशात्मक नहीं है, उसका कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता। तो धनायन सब तरफ आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। अतः किसी भी दिशा में यदि इस पर बल लगाया जाए तो ये धनायन की सतह अपने स्थान से किसी तल में खिसक जाती है। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन का समुद्र सब तरफ फैला है अतः नई स्थिति में भी ये धनायन पुनः मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरकर धात्विक बंधन में पूर्व की भांति आ जाएंगे, जैसा कि अभी चित्र 4.46 में है। यही कारण है कि हथौड़े से पीटकर हम इनकी पतली चद्दरें बना सकते हैं, आघातवर्ध्यता एवं खींचकर इनकी तार बना सकते हैं, जिसको हम तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ये जितने भी कैटायंस हैं, अगर इसको हमने स्थान से हिला दिया तो उसके स्थान से हिलाने के बाद भी इसके चारों तरफ क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आता और ये जो है ये मेलिएबल और डक्टाइल दोनों रूप में उसी गुणों के साथ में रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो देखिए हमने अभी ये मुख्य रूप से देखा कि चार गुणों के जो मेटल्स के जो चार करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम इस थ्योरी के आधार पर समझा सकते हैं, लेकिन उसके कई सारे गुण ऐसे भी हैं जिसे हम इस थ्योरी के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा सकते। तो स्वतंत्र एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा यद्यपि धातुओं के कई प्रमुख गुणों की व्याख्या की जा सकती है, फिर भी यह धातुओं की पूर्ण रूप से व्याख्या करने में असमर्थ है। धातुओं के निम्न गुणों की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। तो ये कौन कौन से गुण हैं? धातुओं के चुंबकीय गुण, धातुओं में चुंबकीय गुण होते हैं, तो चुंबकीय गुणों की व्याख्या जो है ये सिद्धांत, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, वो नहीं कर सकता। दूसरा है ताप बढ़ाने से कुछ धातुओं की चालकता बढ़ जाती है तो कुछ धातुओं की चालकता कम हो जाती है। तो इस टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है कंडक्टिविटी में, उसको ये थ्योरी नहीं समझा सकती। तीसरा है विद्युत के प्रति समस्त धातुओं का व्यवहार समान नहीं होता
कुछ सुचालक, कुछ अर्धचालक एवं कुछ विद्युत रोधी व्यवहार दर्शाती हैं। तो हम जानते हैं कि मेटल्स जो हैं वो भी अलग अलग हैं, जैसे कुछ कंडक्टर हैं, कुछ नॉन कंडक्टर हैं और कुछ जो हैं वो इंसुलेटर की जैसे व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार की जो विभिन्न जो मेटल्स का जो नेचर है उसको हम इस थ्योरी के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा सकते। फिर चौथा है, विभिन्न धातुओं में धात्विक बंध की व्याख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्त धातुएं समान रूप से कठोर नहीं होती हैं। तो सारी धातुएं जो है वो कठोर नहीं होती हैं, तो उसको ये सिद्धांत नहीं समझा सकता। और पांचवा है, धातुओं के गलनांक, गलन ऊष्मा आदि मानों में भी तुलनात्मक रूप से बहुत परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को जो है ये नहीं समझा सकता कि गलनांक में, है ना, गलन ऊष्मा में इतना वेरिएशन जो है वो मेटल्स के अंदर ही आपस में इतना सारा क्यों होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा किसी भी धातु के सामान्य व्यवहार की व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन उनके समस्त गुणों की मात्रात्मक व्याख्या संभव नहीं है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो मेटल बॉन्ड्स हैं उसके बारे में बात की। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।